ये स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फेज डिफरेंस। हमने फेज के बारे में स्टडी किया था। व्हाट इज द फेज? बेसिकली फेज क्या होगा, वो किसी भी जो पार्टिकल होगा उसकी लोकेशन को बताएगा। जो पार्टिकल क्या कर रहा होगा, वाइब्रेशंस कर रहा होगा। तो अगर आपको किसी भी पार्टिकल की लोकेशन को पता करना है कि वो इस समय पर कहां पर है, नेक्स्ट सेकंड में कहां पर होगा, तो उसके लिए हम लोग किसकी बात करते हैं? उसके लिए हम लोग उस पार्टिकल के फेज के बारे में बात करते हैं। जो फेज है उसको किससे लिखा जाता है? उसको फाई से लिखा जाता है। दिस इज द सिंबल ऑफ फाई। एक छोटा सा डिस्कशन दोबारा से करते हैं। मैंने आपको दो टर्म्स के अंदर इसको एक्सप्लेन किया था। किसी भी वाइब्रेशन को हम टू टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको सर्कुलर मोशन के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उस समय पर यहां से इसका मोशन स्टार्ट हो रहा है। दिस इज द पोजीशन ए। तो ये इस पोजीशन से चल करके यहां पर आ जाता है। तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? तो आंसर है इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया पाई बाय टू। और यू कैन से दैट 90 डिग्री। अभी हम डिग्रीज के हिसाब से बात करते हैं। तो 90 डिग्री यहां पर डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज 1/4 रोटेशन। ये 1/4 सर्कुलर मोशन है। ये पूरा सर्कुलर मोशन नहीं, ये कितना हुआ इसका? ये इसका 1/4 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से अगर एक पेंडुलम वाइब्रेट करता है और वो अपनी मीन पोजीशन से इस पोजीशन पर आ जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन तक आ जाता है, तो उस समय तक उसका कितना वाइब्रेशन कंप्लीट होगा? तो उस समय तक उसका 1/4 वाइब्रेशन ही कंप्लीट होगा। तो ये पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन, दिस इज नोन एज मीन पोजीशन, और यू कैन से दैट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हमने इसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया, या ऑलरेडी ये ऑसिलेट कर रहा था, वाइब्रेट कर रहा था, तो उसके बारे में भी बात कर सकते हैं हम। तो ये पेंडुलम यहां से इस तरफ गया, तो ये इसका कितना वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया? ये इसका 1/4 वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ। फिर यहां से ये वापस आएगा मीन पोजीशन पे, तो फिर कितना कंप्लीट हो जाएगा? फिर 1/4 कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल कितना वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया? 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू हाफ। तो हाफ वाइब्रेशन यहां पर कंप्लीट हो चुके। अब इसके बाद ये मीन पोजीशन पर रुक नहीं पाएगा। ये हमने डिस्कस किया था कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती है, और ये पेंडुलम हाई वेलोसिटी से चल करके आएगा, तो जो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा वो मोशन में रहेगा। इनर्शिया, मोशन ऑफ इनर्शिया के कारण ये यहां पर रुक नहीं पाएगा, और कहां निकल जाएगा? ये आगे निकल जाएगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा इसकी वेलोसिटी फिर से कम होती जाएगी, और यहां पर जाकर के ये फिर से किस में आ जाएगा? यहां पर जाकर के ये फिर से रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है। तो धीरे धीरे इस पर फोर्स लगता रहेगा, और फोर्स लगने के कारण वेलोसिटी 0 हो जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो जब ये यहां पर आ जाएगा, फिर कितना वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगा? फिर 1/4 और कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसमें 1/4 और ऐड कर देते हैं, तो टोटल वाइब्रेशन कितना हो गया? 3/4 वाइब्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब 75% वाइब्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं, और ये फिर से एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आएगा, और इसका 1 ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। और फिर से कितना वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ? फिर से 1/4 वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ। इनको ऐड करेंगे, सो दिस इज 1 वाइब्रेशन। ये होगा 1 वाइब्रेशन। अच्छा, अब ये जो 1 वाइब्रेशन है, इसको हम दो टर्म्स में लिख सकते हैं। एक तो फेज की टर्म्स में लिख सकते हैं, और दूसरा हम इसको किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दूसरा हम इसको टाइम की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉट टाइम पीरियड। जो टाइम पीरियड होता है उसको तो हम लोग कैपिटल टी से लिखते हैं। जो टाइम पीरियड होता है उसको हम किससे लिखते हैं? कैपिटल टी से लिखते हैं। ओके। तो हमने एक एग्जांपल लिया था कि ये जो पेंडुलम है इसका टाइम पीरियड 4 सेकंड है, या यही एग्जांपल लेकर के चलते हैं। इसका टाइम पीरियड 1 सेकंड है। ये 1 सेकंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, और इसका टाइम पीरियड कितना है? इसका टाइम पीरियड है 1 सेकंड। फॉर एग्जांपल हम लोग कोई झूला झूल रहे हैं, स्विंग इस तरह से होता है। यहाँ पे कोई पर्सन बिठा देते हैं, तो ये क्या करेगा? ये ऐसा ऑसिलेट करेगा। तो बीच में यहाँ पर मीन पोजीशन होगी, तो ये मीन पोजीशन से 2 जाएगा, और मीन पोजीशन से फ्रो पीछे की तरफ जाएगा। तो ये भी क्या कर रहा है? ये भी ऑसिलेशन कर रहा है। इस केस में भी इसका टाइम पीरियड होगा और इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो आप इस चीज को भी कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है। तो अगर आप झूला झूल रहे हैं तो वो ऐसा आगे की तरफ जाएगा, पीछे आएगा, कितना वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ? तो आंसर है हाफ वाइब्रेशन। फिर पीछे जाएगा, फिर वापस मीन पोजीशन पे आएगा, तब जाकर के कितना वाइब्रेशन कंप्लीट होगा? 1 वाइब्रेशन।
तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 हर्ट्ज हो सकती है, या इसका टाइम पीरियड भी आप 1 सेकंड बोल सकते हैं। एनीवेज आप किसी भी केस में कंसीडर कर सकते हैं, दोनों केसेस में मैं आपको इससे एक्सप्लेन कर दूंगा। ये भी ऑसिलेट ही कर रहा है, ये भी वाइब्रेट कर रहा है। अच्छा, अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। जब ये मीन पोजीशन से यहां तक आया तो कितना वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ था? 1/4। तो यहां पर भी देख लीजिए, ये कितना सर्कुलर मोशन कंप्लीट हुआ, ये 1/4 सर्कुलर मोशन यहां पर कंप्लीट हो चुका है, और कितना एंगल है? 90 डिग्री। इसके बाद में जब ये यहां से यहां आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा, तो कितना एंगल ये कंप्लीट कर चुका होगा? 180 डिग्री। और यहां पर कितना वाइब्रेशन पूरा हो जाएगा? यहां पर ये फिर से मीन पोजीशन पे आ जाएगा, तो 1/4 वाइब्रेशन और कंप्लीट हो जाएगा, और टोटल वाइब्रेशन कितना हो जाएगा? हाफ वाइब्रेशन। तो इसका सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो रहा है, और पेंडुलम का साथ साथ कितना वाइब्रेशन कंप्लीट हो रहा है? हाफ वाइब्रेशन। दोनों का टाइम पीरियड 1 सेकंड है, इसका टाइम पीरियड भी 1 सेकंड है, और उसका टाइम पीरियड भी 1 सेकंड है। इसके बाद में जब ये यहां से चल करके इस पोजीशन पर आएगा, तो कितना एंगल कंप्लीट कर चुका होगा? तो आंसर है 270 डिग्री। और ये कहां पर पहुंच चुका होगा तब तक ये इस पोजीशन पर आ जाएगा, ये 1/4 वाइब्रेशन और कंप्लीट कर लेगा, तो टोटल वाइब्रेशन कितना हो जाएगा? 3/4 वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और इस पार्टिकल का कितना सर्कुलर मोशन कंप्लीट हुआ? 3/4। इसके बाद में फिर ये यहां से घूम करके फिर अपनी पोजीशन पर आ गया, तो हमने बोला कि इसने एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लिया, मतलब 360 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर दिया। और ये फिर इस पोजीशन से फिर से मीन पोजीशन पे आएगा, 1/4 वाइब्रेशन और कंप्लीट करेगा, टोटल वाइब्रेशन कितना हो जाएगा? टोटल वाइब्रेशन 1 वाइब्रेशन। इसका एक सर्कुलर मोशन पूरा हुआ, और उसका एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ। अब हम ये सारी की सारी बातें इस पे अप्लाई कर देते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए, जब ये मीन पोजीशन से इस तरफ चला, अच्छा, जब मीन पोजीशन पर है तब इसका फेज कितना होगा? तो आंसर है तब इसका फेज 0 होगा। जब ये मीन पोजीशन से इस तरफ आएगा और 1/4 वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा, तब हम बोलेंगे इसका फेज कितना है? 90 डिग्री। और जब ये यहां से घूम करके वापस आएगा मीन पोजीशन पे, तब इसका फेज कितना हो जाएगा? तब इसका फेज हो जाएगा 180 डिग्री। फिर उसके बाद ये मीन पोजीशन से आगे निकल जाएगा और इस पोजीशन तक आएगा, तब इसका फेज हो जाएगा कितना? 270 डिग्री। फिर ये मीन पोजीशन पे आएगा, कितना फेज हो जाएगा? 360 डिग्री, मतलब कि 1 वाइब्रेशन कंप्लीट होगा। अब जो भी ये फेज एंगल होता है ना, इसको हम लोग डिग्रीज में नहीं लिखते हैं, क्योंकि एंगल का जो ऐसा यूनिट है वो रेडियन है, तो हमें इसको किस में लिखना पड़ेगा? रेडियन में लिखना पड़ेगा। तो आप ये समझ जाइए कि अगर मैं यहां पर π/2 लिखूंगा, 0 को तो 0 से ही लिखेंगे, 90 डिग्री, 90 डिग्री इज π/2। देखिए, इसके आगे रेडियन लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में ये ऑटोमेटिकली आपको समझना पड़ेगा कि अगर π/2 लिखा हुआ है तो रेडियन नहीं भी लिखा हुआ, तो ये ऑलरेडी किसमें गिवन है? ये रेडियन में गिवन है। तो आपको बुक्स के अंदर अकेला π/2 लिखा मिलेगा, आगे रेडियन लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसके बाद आएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री इज पाई, 270 डिग्री, 270 डिग्री इज 3/2 पाई, एंड 360 डिग्री, 360 डिग्री इज 2 पाई। 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये पार्टिकल 270 डिग्री पर है, तो आप ये बता सकते हैं कि इस समय पार्टिकल कहां पर होगा? कितने वाइब्रेशन कंप्लीट कर चुका होगा? कितने वाइब्रेशन कंप्लीट कर चुका होगा? तो आंसर है 3/4 वाइब्रेशन कंप्लीट कर चुका होगा, अगर मैं बोलता हूं कि इसका फेज 270 डिग्री। और अगर मैं ये बोलूं कि इसका फेज 720 डिग्री है, तो बताइए पार्टिकल कहां पर होगा? कितने वाइब्रेशन कंप्लीट हो चुके होंगे? 2 वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएंगे। एक वाइब्रेशन में 360 चला, नेक्स्ट वाइब्रेशन में फिर से कितना चलेगा? 360। 360 प्लस 360 टोटल कितना हो जाएगा? 720। इसका मतलब पार्टिकल मीन पोजीशन पर होगा। पार्टिकल कहां पर होगा? मीन पोजीशन पर होगा। और कितने वाइब्रेशन कंप्लीट हो चुके होंगे? 2 वाइब्रेशन कंप्लीट हो चुके होंगे। अब ये सारी बातें हम लोग डिग्रीज में ना लिख करके किसमें लिख देते हैं? रेडियंस में लिख देते हैं। सो हियर द फेज इज 0, यहां पर फेज होगा π/2, नेक्स्ट पाई, यहां पर फेज होगा
3/2 पाई एंड हेयर 2 पाई। तो ये लोकेशंस होंगी। अच्छा, इसको हम लोग टाइम पीरियड की, नॉट सॉरी टाइम पीरियड, हम इसको टाइम की लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। इस पेंडुलम को एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लग रहा है? टी टाइम लग रहा है, मतलब कि 1 सेकेंड लग रहा है। अच्छा, जब ये यहां से यहां तक आ जाएगा तो कितना टाइम बीत चुका होगा? तो आंसर है T/4। ये कितना वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ? 1/4 वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ। अगर ये 1 सेकंड ले रहा है तो 1/4 सेकंड पूरे हो चुके होंगे जब तक वो यहां पर आ जाएगा। अगर ये 4 सेकंड ले रहा है तो यहां तक आते आते 1 सेकंड कंप्लीट हो चुका होगा। फिर वापस आएगा, कितने सेकंड हो जाएंगे? फिर 2 सेकंड हो जाएंगे। फिर इधर जाएगा, 1 सेकंड और हो गया, 3 सेकंड। फिर वापस आया, 1 सेकंड और ऐड कर दो, टोटल कितना हो जाएगा? 4 सेकंड्स हो जाएगा। तो हम लोग इसको 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड ऐसा ना लिख करके हम क्या कंसीडर करके चल रहे हैं? हम ये मान रहे हैं कि इसका टाइम पीरियड टी है। कुछ भी है, 1 ईयर है, 2 ईयर है, 1 सेकंड है, 5 सेकंड है, हमने उसको टी मान लिया। तो जब वो यहां से यहां पर आ जाएगा तब कितना टाइम बीत चुका होगा? T/4। जब ये पेंडुलम ऑसिलेट करना शुरू किया था तब हमने घड़ी में टाइम देखा था 0। T/4 हो गया। ये यहां से ऑसिलेट करता हुआ वापस मीन पोजीशन पे आया तो कितना टाइम कंप्लीट हो चुका है? तो आंसर है हाफ टाइम पीरियड। आधा वाइब्रेशन हो गया तो हाफ टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, T/2। फिर ये इस मीन पोजीशन को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाएगा, फिर कितना टाइम कंप्लीट हो जाएगा? 3/4T। 75% टाइम पीरियड हो चुके हैं। फिर ये वापस से यहां पर आएगा तो कंप्लीट वाइब्रेशन हो जाएगा, जिसको हम किससे लिखेंगे? 1 टाइम पीरियड से लिखेंगे, T से लिखेंगे। तो हम इस पेंडुलम की पोजीशन को 2 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। या तो हम फेज की लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, या हम किसकी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं? या हम टाइम की लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि अभी टाइम 2T हो चुका है, तो इसका मतलब कितने वाइब्रेशन है और पेंडुलम कहां पर होगा? इसका मतलब 2 वाइब्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं और पेंडुलम कहां पर होगा? मीन पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो मैं लिखूं T = 2T, या मैं इसका फेज बता दूं कितना? 4 पाई 720 डिग्री अभी लिखा था मैंने। तो फेज 4 पाई लिखूं या T = 2T लिखूं, एक ही बात होगी, और दोनों ही इसकी पोजीशन को ही बताएंगे, टाइम को बताएंगे और पोजीशन को बताएंगे। तो फेज क्या है? फेज एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई भी पार्टिकल अगर वाइब्रेशंस कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, अभी इस वर्ड को भी डिस्कस करेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। तो उसके लिए हम अगर उसकी पोजीशन बताना चाहें तो हम किससे बता पाएंगे? हम फेज से बता पाएंगे। अब अगर आपको फेज समझ आ चुका है तो आप क्या समझ सकते हैं? आप क्या समझ सकते हैं? फिर फेज डिफरेंस को समझ सकते हैं। बेसिकली फेज डिफरेंस किसके लिए होगा? तो आंसर है, ऐसे 2 पार्टिकल्स की हम बात करेंगे जो ऑसिलेशन कर रहे हैं। देखिए, नाम से पता लग रहा है फेज डिफरेंस, फेज में कितना डिफरेंस रहेगा। मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेकर के चलता हूं और उसमें मैं आपको इन दोनों के फेज बताता हूं क्या क्या है। ओके, तो यहां पर हमारे पास ये फर्स्ट पेंडुलम है, ये पेंडुलम की मीन पोजीशन है। ये मीन पोजीशन से यहां पर आ चुके हैं, इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट पेंडुलम, और हमने इसके लिए इसका फेज बताया, द फेज इज π/2। ये फर्स्ट पेंडुलम के लिए तो हमने इसको क्या लिख दिया? हमने इसको φ1 लिख दिया, फेज ऑफ द फर्स्ट पेंडुलम। तो पहला पेंडुलम इस पोजीशन पर आ चुके हैं। दूसरे पेंडुलम के बारे में बात करते हैं, वो इस समय अलग लोकेशन पर है। ये पेंडुलम जो है ये ऐसा जाकर के वापिस आया और अब इस पोजीशन पर है, ये इस लोकेशन पर है। इसका फेज कितना होगा? इसका फेज होगा 3/2 पाई, मतलब कि 270 डिग्री। तो देख लीजिए, ये जो फर्स्ट पेंडुलम है और ये जो सेकंड पेंडुलम है, सेकंड पेंडुलम के फेज को किससे लिखेंगे? φ2 से लिखेंगे। अब इसके लिए पेन देना दो। देखिए, मेरे पास ये 2 ऑब्जेक्ट है, विजिबल है आपको? विजिबल तो नहीं है यार, कुछ और कंसीडर करना पड़ेगा। देखिए,
दो ऑब्जेक्ट लेकर के चलते हैं अलग अलग। मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है, एक बड़ा है एक छोटा है, और दोनों ही क्या कर रहे हैं, दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं। मैं जहां पर खड़ा हूं वो मीन पोजीशन है, जहां पर मैं खड़ा हूं वो मीन पोजीशन है, तो ये मीन पोजीशन से इस तरफ है और ये मीन पोजीशन से इस तरफ है, तो ये दोनों पेंडुलम ऐसा ऑसिलेट कर रहे हैं। समझ आ रहा होगा? ये पेंडुलम अगर इस तरफ जा रहा है तो ये पेंडुलम ऐसा वाइब्रेशन कंप्लीट करके यहां तक पहुंच चुका है, मतलब कि कहां पर है, 3/2 पाई पर है, और ये कहां पर है, ये कहां पर है, पाई/2 पर है। अब जब ये मीन पोजीशन की तरफ आएगा तो ये भी किस तरफ आएगा, ये भी मीन पोजीशन की तरफ आएगा, तो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल जो दोनों इस फेज पर थे, ये भी मीन पोजीशन की तरफ चला और ये भी मीन पोजीशन की तरफ चला, तो ये दोनों एक साथ मीन पोजीशन को क्रॉस करेंगे और क्रॉस करते हुए फिर से यहां पर आ जाएंगे। तो इनके बीच में कितना फेज डिफरेंस रहेगा, इनके बीच में कितना फेज डिफरेंस है, ये दोनों एक दूसरे से कितना आगे रहेंगे कितना पीछे रहेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि इसमें से कौन सा पेंडुलम आगे चल रहा है, कौन सा फेज में आगे है? इसने कितना वाइब्रेशन कंप्लीट किया, इसने तो 1/4 वाइब्रेशन कंप्लीट किया। देख लो, ये पेंडुलम मीन पोजीशन से सिर्फ यहां पर आया है 1/4 वाइब्रेशन। इसने कितना वाइब्रेशन कंप्लीट किया, 1/4 हाफ वाइब्रेशन, और 1/4 इधर वाइब्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसने कितना वाइब्रेशन कंप्लीट कर लिया है, इसने 3/4 वाइब्रेशन कंप्लीट कर लिया है। अब आप बता दो किसका फेज आगे और किसका फेज पीछे है, कौन लैग कर रहा है? तो आंसर है फर्स्ट पेंडुलम। ये कितना आगे है कैसे बताओगे? तो आंसर है फेज डिफरेंस से। फेज डिफरेंस किससे बताएंगे? डेल्टा फाई से। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन फेज, और यू कैन से दैट फेज डिफरेंस। फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा φ2 माइनस φ1। φ1 माइनस φ2 भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से मैं आपको बताता हूं। अगर मैंने लिखा φ2 माइनस φ1 तो माइनस करके देख लो, 3/2 पाई माइनस π/2, इसको आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 2, इट विल बी 3 पाई माइनस पाई, 2 पाई अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। द फेज डिफरेंस इज पाई। मतलब कि ये पेंडुलम 180 डिग्री आगे चल रहा है, इसका फेज पाई आगे चलेगा। जब ये π/2 पर होगा ये 3/4 पाई कंप्लीट कर चुका होगा, 3/2 पाई कंप्लीट कर चुका होगा, और जब ये 3/2 पाई पर जाएगा तो उस समय पर इसका दूसरा वाइब्रेशन चल रहा होगा। तो हर समय पर इनके बीच में कितना डिफरेंस रहेगा? तो आंसर है पाई का डिफरेंस रहेगा। अब ये पेंडुलम घूम करके इस तरफ आ गया तो उस समय पर वो कहां पर होगा? तो ये यहां से चल करके इस पोजीशन पर आ जाएगा, ये पेंडुलम यहां से यहां पहुंच जाएगा और ये पेंडुलम यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो दोनों के बीच में अभी भी कितने का डिफरेंस रहेगा? अभी भी पाई का डिफरेंस रहेगा। और ये कितना आगे, इसका फेज कितना आगे चल रहा है? तो आंसर है पाई। अच्छा, ये प्लस पाई आ रहा है क्योंकि मैंने φ2 माइनस φ1 किया। अगर मैं φ1 माइनस φ2 करता तो क्या आता? अगर मैं ये फॉर्मूला ऐसा लगाता तो वो भी सही होता, उसको गलत नहीं बोल सकते आप। φ1 माइनस φ2 करेंगे तो φ1 कितना था, π/2, और इसका फेज कितना था, 3/2 पाई। आप इसको सॉल्व करेंगे, द फेज विल बी माइनस पाई। अब माइनस क्यों आ रहा है? माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका जो फेज है वो पाई पीछे चल रहा है। ये कितना फेज पीछे है? तो आंसर है माइनस। माइनस बोलने की जरूरत नहीं है, पाई बोलेंगे। तो अगर मैं ये बोलूंगा कि ये आगे चल रहा है, उस समय पर पाई कितना आ रहा था आपको पता है? पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब ये आगे चल रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है ये पीछे चल रहा है। एक ही बात है। जैसे कि मैं बोलूं कि मुझसे एक आगे एक स्टूडेंट है, वो मेरे से 2 मीटर की डिस्टेंस पर आगे चल रहा है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैं उस स्टूडेंट से 2 मीटर पीछे चल रहा हूं। एक ही बात है, तो दोनों तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो फेज डिफरेंस के लिए आप φ2 माइनस φ1 भी कर सकते हैं, φ1 माइनस φ2 भी कर सकते हैं, दोनों फॉर्मूलाज लगा सकते हैं। उसमें प्लस आएगा तो मतलब ये आगे चल रहा है, इसमें माइनस आएगा तो इसका मतलब ये पीछे चल रहा है। तो बेसिकली फेज डिफरेंस किसको बताएगा? फेज डिफरेंस बताएगा 2 या 3 जितने भी पार्टिकल्स जो वाइब्रेट कर रहे हैं या पेंडुलम ऑसिलेट कर रहे हैं, उनके बीच में कितना डिफरेंस है, कौन पेंडुलम कितना आगे चल रहा है, कौन सा पेंडुलम कितना पीछे चल रहा है। तो दोनों के डिफरेंस को बताने के लिए हम कौन सी टर्म को यूज करते हैं? हम फेज डिफरेंस को यूज करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं, उनके आंसर्स आप देंगे। मैं डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स बनाऊंगा, उन डायग्राम्स के थ्रू आप मुझे ये बताएंगे कि इन पार्टिकल्स के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा। अब आपको फेज डिफरेंस बताना है।
मैं पेंडुलम नहीं बनाऊंगा, मैं एक पार्टिकल का ऑसिलेशन आपको रिप्रेजेंट करूंगा। तो फर्स्ट डायग्राम देखते हैं डिफरेंस के लिए। द फर्स्ट डायग्राम इज, ये मीन पोजीशन है, दिस पार्टिकल इज एट दिस पोजीशन, ये यहां पर है, इस पोजीशन पर है, और जो सेकंड पार्टिकल है ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन से इस तरफ है, फेज डिफरेंस बताना है। सेकंड डायग्राम, मीन पोजीशन, इसको हम लोग लिख देते हैं फर्स्ट पार्टिकल एंड दिस इज द सेकंड पार्टिकल। ठीक है, अभी इनके फेज डिफरेंस आपको बता दें, कितने फेज डिफरेंस है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड डायग्राम है, ये थर्ड डायग्राम है, इसमें फेज डिफरेंस चलो फर्स्ट में तो बता दो, अभी बताया था मैंने फर्स्ट में। तो इसका फेज देख लीजिए क्या है, यहां पर फेज 0 होगा, यहां पर फेज होगा इसका π/2, इसका फेज ये इधर से जाकर के इधर आ चुका है, तो यहां पर इसका फेज कितना हो चुका है 3/2π। तो ये 3/2π पर है, ये π/2 पर है, माइनस कर लो। जैसे ही माइनस करोगे यहां पर आपको फेज डिफरेंस कितना मिलेगा, यहां पर आपको फेज डिफरेंस पाई मिलेगा। इस केस में फेज डिफरेंस है π/2। यहां पर ये पार्टिकल तो कितने फेज पर आ चुके हैं π/2 पर, और ये अभी कहां पर है, ये अभी 0 पर है। अगर ये अभी 0 पर है तो हम लोग इसका फेज डिफरेंस निकालेंगे, फेज डिफरेंस आएगा π/2। अगर प्लस π/2 आ रहा है तो इसका मतलब होगा कि फर्स्ट पार्टिकल π/2 आगे चल रहा है, और ये कितना पीछे चल रहा है, ये माइनस π/2 है, π/2 पीछे चल रहा है, ऐसा बोलेंगे। अच्छा, इनके ऑसिलेशन कैसे होंगे तो देख लीजिए, यहां पर ये वाला जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है ये इस तरफ जा रहा है, और ये अभी मीन पोजीशन पर ही है। तो जब ये यहां पर पहुंच चुका है तब ये ऑसिलेट करना शुरू करेगा। ये अब इस तरफ आएगा तो ये कहां चला जाएगा, ये मीन पोजीशन पे, π/2 तो पीछे रखना है ना। अगर ये पार्टिकल यहां से यहां पर आ चुका है तो उस समय पर ये कहां था, उस समय पर ये 0 फेज पर था। अब ये पार्टिकल चल करके मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, और ये किस तरफ बढ़ेगा, ये π/2 की तरफ बढ़ेगा। तो इसका कितना फेज कंप्लीट हो चुका होगा पाई, और इसका फेज कितना कंप्लीट हो चुका होगा, तो आंसर है π/2, π/2, ये फेज कंप्लीट हो जाएगा। अभी डिफरेंस निकाल लो, पाई माइनस π/2, अभी भी डिफरेंस कितना आएगा, अभी भी π/2 आएगा, 1 माइनस हाफ, तो हाफ ही आएगा। ठीक है, ये डिफरेंस रहेगा। अब ये पार्टिकल मीन पोजीशन से इधर जा चुके हैं, मतलब कि 3/2π पर है। उस समय पर ये पार्टिकल कहां होगा, उस समय पर ये पार्टिकल यहां से इस तरफ आ रहा होगा, और कितना फेज कंप्लीट कर चुका होगा, पाई फेज कंप्लीट कर चुका होगा। तो फिर से आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, फिर से डिफरेंस कितना मिलेगा, π/2 मिलेगा। इस केस में 3/2π क्या होगा, ये इधर से ऑसिलेट करता हुआ इधर जा चुके, तो इसका मतलब ये कितने फेज पर है, 3/2π पर है, और इसका वाइब्रेशन अभी शुरू ही नहीं हुआ, ये अभी 0 फेज पर है। तो डिफरेंस देखो कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 3/2π, दिस इज द डिफरेंस। ओके, इसके बाद में यहां पर अब नेक्स्ट पोजीशन देखिए, ये पार्टिकल इस तरफ से यहां पर आएगा, तो ये कितना वाइब्रेशन कंप्लीट कर चुका होगा, तो आंसर है ये 1 वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेगा, और कितने फेज पर होगा, 2π फेज पर होगा। उस समय पर ये पार्टिकल क्या करना शुरू करेगा, जब ये पार्टिकल यहां था, ये 0 पर था, ये मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, और ये किस तरफ जाएगा, ये अपना वाइब्रेशन अब स्टार्ट करेगा, तो ये कहां पहुंच जाएगा, ये π/2 पर आ जाएगा। डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस निकाल लो, यही आएगा 3/2π आएगा। उसके बाद में ये पार्टिकल मीन पोजीशन पर आ चुका है, अब इसका नेक्स्ट वाइब्रेशन स्टार्ट होगा,
ये नेक्स्ट वाइब्रेशन करता हुआ इस तरफ जाएगा, तो ये कहां पर पहुंच चुका होगा? तो आंसर है ये अब वापस से कहां पर आ चुका होगा? मीन पोजीशन पर आ चुका होगा। और ये कितने फेज पर होगा? तो आंसर है 5/2 पाई पर होगा। डिफरेंस निकालोगे फिर से कितना आएगा? 3/2 पाई आएगा। मैं आपको और भी फेज बताता हूँ, मैंने सिर्फ आपको 2 पाई तक फेज बताए हैं, आगे के फेजेस भी हो सकते हैं। हैंड रेज कर दो भाई, समझ आ गया तो। फेज डिफरेंस अगर समझ आ रहे हैं तो हैंड रेज कर दो जल्दी से। अब देखिए फेज को फिर से लिखते हैं। यहां पर फेज है 0, जब ये इस पोजीशन पर आ जाएगा तो फेज होगा कितना? पाई/2। यहां पर आया फेज पाई, फिर ये आगे निकल गया, इस पोजीशन पर आया, फेज कितना है? 3/2 पाई। मतलब हर बार कितना ऐड करना है? हर बार पाई/2 ऐड करते जाओ। करो फिर। यहां से वापस मीन पोजीशन पे आया तो कितना हो जाएगा? 2 पाई। 1 वाइब्रेशन कंप्लीट। अब नेक्स्ट वाइब्रेशन शुरू होगा। अब ये यहां से चला, फिर से इस पोजीशन पर आया, कितना फेज होगा? कितना फेज होगा? ये 2 पाई/2 है, 2 पाई है सॉरी, यहां पर फेज होगा 5/2 पाई। फिर से वापस आएगा मीन पोजीशन पर, कितना फेज होगा? तो आंसर है फेज होगा 3 पाई। मैंने बोला ना पाई/2 ऐड कर दो, तो यहां पर 5/2 पाई में कितना ऐड करोगे? पाई/2 ऐड करोगे, एलसीएम 2 आएगा, ये कितना हो जाएगा? 5 पाई प्लस 1 पाई, इट विल बी 6 पाई। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 3 पाई आएगा। तो पाई/2 ऐड करते जाना बस आपको। तो यहां पर फेज 3 पाई हो गया, फिर ये मीन पोजीशन को क्रॉस करके इस तरफ आया, कितना फेज हो गया? तो आंसर है 7/2 पाई। फिर वापस मीन पोजीशन पर आया, कितना फेज हो गया? 4 पाई। 2 वाइब्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं, एंड सो ऑन। इसी तरह से आप पाई/2 ऐड करते करते नेक्स्ट वाइब्रेशन के लिए भी फेज लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फेज एंड फेज डिफरेंस। ये था फेज और फेज डिफरेंस के बारे में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगर छोटा है तो 1-2 टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। और अच्छा, मुझे आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बताना था, लेकिन अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो इसकी बजाय हम छोटा टॉपिक डिस्कस करते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और यू कैन से दैट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो मैंने आपको बता दिया था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो पीरियोडिक मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझिए। अभी मैंने डायग्राम बनाया था वैसे इसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या डायग्राम था। तो हमने सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस किया था। वन पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, दिस इज इट्स इनिशियल पोजीशन विच इज डिनोटेड बाय ए। हमने इसको ए से डिनोट किया। तो ये यहां से चलना शुरू करता है और इस पोजीशन तक आ जाता है। ए से बी पोजीशन पर आ गया, ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन कर रहा है। सो दिस इज द बी पोजीशन। अच्छा, अब इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो आंसर है, अगर आप लीनियर डिस्टेंस की बात करेंगे तो लीनियर डिस्टेंस को तो हम एक्स वाई इनसे लिख देंगे। और अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किससे लिखा जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से लिखा जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किससे लिखेंगे? थीटा से लिखेंगे। तो यहां पर ये 60 डिग्री का एंगल चल चुका है, और जब ये यहां तक पहुंच जाएगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री होगा। अभी तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी, और यू कैन से दैट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको थीटा से लिखा जाएगा। जब ये पार्टिकल यहां पर आ जाएगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका होगा? तो आंसर है 180 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो चुका होगा। और अगर ये 1 रोटेशन कंप्लीट कर ले, 1 सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले, तो ये कितना एंगल, तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट कर चुका होगा? 360 डिग्री। अगर ये 2 सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले तो 720 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सो दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं किसकी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और यू कैन से दैट
ये भी लिखा जा सकता है एंगुलर वेलोसिटी। ये जो एंगुलर वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग ओमेगा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? दिस इज द सिंबल ऑफ ओमेगा। ग्रीक लैंग्वेज का सिंबल है ओमेगा। ओके, देखो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, ये आपने पढ़ा हुआ है ना, वेलोसिटी और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यही फॉर्मूला तो यहां लगाना है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे ओमेगा से। डिस्प्लेसमेंट, इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया वन सर्कुलर मोशन में? 360 डिग्री। ये जो डिस्प्लेसमेंट है आपको रेडियन में लिखना पड़ेगा। रेडियन में लिखना पड़ेगा तो कितना आएगा? 2 पाई। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। देख लीजिए यही फॉर्मूला लगा रहे हैं। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 2 पाई। और एक सर्कुलर मोशन करने में कितना टाइम लगा? टी, विच इज द सॉरी, ये टी क्या होता है? कैपिटल टी किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? टाइम पीरियड के लिए। तो इसको एक सर्कुलर मोशन करने में 6 सेकंड लगते हैं। तो 6 सेकंड इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस मोशन। अच्छा, अब आप ये बता सकते हैं कि पर सेकंड ये कितना चल रहा है? अगर मैंने ये लिखा कि एक इसने 360 डिग्री कवर किए कितने सेकंड में? 6 सेकंड में। 6 सेकंड इज द टाइम पीरियड। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 60 डिग्री पर सेकंड। तो ये हर एक सेकंड में कितना डिग्री चलेगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ऐसा करते करते पूरे 6 सेकंड में एक सर्कुलर मोशन पूरा हो जाएगा। तो क्या मैंने आपको एंगुलर वेलोसिटी बता दी? यही तो होता है पर सेकंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पर सेकंड कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी। तो आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। क्या डेफिनेशन लिखेंगे? द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड, और यू कैन से दैट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में जितनी डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उसको क्या बोलते हैं? उसी को स्पीड या वेलोसिटी बोलते हैं। और इसको ओमेगा से लिखेंगे। अच्छा, इसके लिए मैं आपको 2-3 फॉर्मूला और बता रहा हूं। वो फॉर्मूला पूरे चैप्टर में काम आएंगे। वो फॉर्मूलाज पूरे चैप्टर में काम आएंगे। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? इसकी एसआई यूनिट होगी रेडियन पर सेकंड। वो तो डिग्री में तो मैंने समझाने के हिसाब से लिखा था, एक्चुअल में इसको रेडियन पर सेकंड में लिखा जाएगा। और फॉर्मूला क्या हो सकते हैं? 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। 1 अपॉन टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। तो हम यहां पर इसको ऐड कर देते हैं, तो ओमेगा की जगह पर क्या लिखा जा सकता है? 2 पाई न्यू भी लिखा जा सकता है। ये भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ही फॉर्मूला होगा। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी को 2 पाई अपॉन टी से लिख सकते हैं या 2 पाई न्यू भी लिख सकते हैं। यूनिट सेम रहेगा, रेडियन पर सेकेंड। थैंक यू सो मच। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। और सिंपल हार्मोनिक बताने से पहले मैं आपको कुछ पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। पीरियोडिक फंक्शंस जिसके थ्रू हम लोग इक्वेशंस क्रिएट करेंगे ऑसिलेशंस की, वाइब्रेशंस की।